नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार दिए गए हैं। निःशक्त जो व्यक्ति अधिनियम 1995 है उसके अनुसार, राष्ट्रीय न्यास एंटी एक्ट है 1999 उसके अनुसार, और भारतीय पुनर्वास परिषद जो 1992 बना था उसके अनुसार क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और वो अधिकार वर्तमान समय में लागू हो रखे हैं या नहीं, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार की बात करें तो आज का जो ये पीडीएफ है वो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मैटर है, आप देख सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। विकलांग व्यक्तियों के भी अपने अधिकार होते हैं। सबको पता है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, पर जो विकलांग व्यक्ति है उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं क्योंकि समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। ये यहाँ पर लिंक है, ये सीधा इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे से यहाँ पर क्लिक करके, तो वो भी छोटा सा मेंशन कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार को डाउट्स हो या वीडियो अच्छा ना लगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अपने अधिकार होते हैं जिनका उल्लेख विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में मिलता है। इनमें कुछ दस्तावेजी तथ्यों का वर्णन इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अधिकार, समान अवसर का अधिकार होगा। यानी जो सभी व्यक्तियों को क्या समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए विकलांग व्यक्तियों को भी क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। फिर आता है विकलांगजनों को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार भी व्यक्तियों को दिया गया है। जीवन के कार्य में विकलांग व्यक्तियों की बराबर पूर्ण भागीदारी, यानी कोई भी कार्य हो उसमें विकलांग व्यक्ति पूर्ण भागीदारी में से कार्य कर सकता है। जो भी वैकेंसी आती है उनमें ये व्यक्ति भी जा सकते हैं। इनकी अलग से पोस्ट होती है और इनका रिजर्व कोटा होता है। इस अधिनियम द्वारा विकलांगजनों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और विभिन्न विकलांगताओं की कानूनी परिभाषा दी गई है। यानी सरकार के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनके अनुसार जो इस क्राइटेरिया में आता है उन व्यक्तियों को विकलांगजनों की सूची में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में विकलांगजनों को ये अधिकार है कि उनकी देखभाल की जाएगी और जीवन की मुख्य धारा में उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा, और सरकार तथा इस अधिनियम के द्वारा कवर किए गए प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों तथा स्थापनाओं का ये दायित्व है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को मद्देनजर विकलांगजनों के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा करें। यानी जो अधिकार दिए गए हैं विकलांगजनों को या दिव्यांगजनों को, उन अधिकारों को सरकार, ये जो संस्थाएं बनाई गई है वो पूरी शिद्दत के साथ यानी पूरा करे, कर्तव्य के साथ पूरा करे। 36वां पॉइंट आता है कि केंद्रीय और जो राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है। ये कर्तव्य है कि वे रोकथाम संबंधी उपाय करें, यानी विकलांगता उत्पन्न हो उससे पहले किस प्रकार से लोगों को जागरूक करें, तो उसके ऊपर भी विशेष रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान दे ताकि विकलांगताओं को रोका जा सके। यानी जो विकलांगताएं बढ़ रही है उनको कम किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और स्वास्थ्य और सफाई संबंधी जो सेवाएं हैं उनको सुधार करें। वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की जांच करें। जोखिम वाले मामलों की पहचान करें, जहां भी जो जोखिम भरे काम है, कारखाने हैं, उनकी सरकार को पहचान करनी चाहिए। प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद माँ के शिशु की देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल करें और विकलांगताओं की रोकथाम के लिए विकलांगता के कारण और बचावकारी जो उपाय हैं उनके बारे में लोगों को क्या करें, जनता को जागरूक करें। इससे क्या होगा, विकलांगताओं के होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। 7वां पॉइंट है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। यानी सामान्य बच्चों को जो अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया आरटी एक्ट के द्वारा, जबकि विकलांगजनों को 18 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और जो उपयुक्त वातावरण उसका अधिकार दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांगजनों के लिए किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो 18 वर्ष तक, जब तक वो नहीं हो जाएंगे। फिर 18 वर्ष के बाद उनको व्यवसाय शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।
सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए या सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया कराने चाहिए। ये सारे कार्य गवर्नमेंट को करने चाहिए ताकि इस प्रकार के बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके विकलांग बच्चे मुक्त स्कूल, जो ओपन स्कूल होते हैं, या मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी होती है, के माध्यम से अंशकालिक छात्रों के रूप में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और सरकार से विशेष पुस्तकें और उपकरण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का भी क्या होगा, उनको अधिकार होगा। सरकार का ये कर्तव्य है कि वह नए सहायक उपकरण, जो उपकरण है, शिक्षण सहायक सामग्री या विशेष सामग्रियाँ हैं, के विकास करे ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने हैं, विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनानी है और विकलांग बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए परिवहन सुविधाएं देनी है। ये सारे कार्य निःशुल्क होंगे। उन्हें पुस्तकें, वर्दी और अन्य जो सामग्रियाँ हैं, छात्रवृत्तियाँ हैं, पाठ्यक्रम, नेत्रहीन छात्रों की लिपि, जो ब्रेल लिपि आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। जो दृष्टिहीन, श्रवण विकलांग और प्रमस्तिष्क से अंगाघात से ग्रस्त विकलांगजनों की प्रत्येक श्रेणी में 1% पदों का आरक्षण किया जाए। जो भी वैकेंसी आएगी उनमें 1% पदों का आरक्षण होगा। और जो मानसिक मंदता है, इस प्रकार के जो नॉर्मल मानसिक मंदता है यानी कि माइल्ड है, इस प्रकार के बच्चों को भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा गंभीर वाले बच्चों को सरकारी सेवा में नहीं दिया जाएगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यवसाय शिक्षा दी जाएगी। और इनके लिए प्रत्येक 3 वर्षों में सरकार द्वारा पदों की पहचान की जाएगी और भर्ती न किए गए रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए ले जाया जा सकता है। यानी कि इस बार यानी कम पोस्टेड बच्चे हुए हैं या कम में अप्लाई किए तो कोई वैकेंसी खाली रह गई तो उसको अगले साल में भरपाई करने का प्रावधान किया गया है। विकलांगजनों को रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष रोजगार केंद्र स्थापित करने हैं। ये कर्तव्य है सरकार का, दायित्व है। सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और सहायता प्राप्त संस्था में 3% सीटों पर क्या होगा, विकलांगजनों के लिए आरक्षित रखेंगे और रिक्तियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षित रखना है। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन भी देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा लगाए गए कुल कर्मचारियों में 5% व्यक्ति क्या होंगे, विकलांग होंगे। आवास और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए विकलांग व्यक्ति रियायती दर पर ज़मीन और ज़रहीरी आवंटन के हकदार होंगे। यानी इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर वो आवास के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो वो भी रियायती दर पर उनको ज़मीन मुहैया कराएगी गवर्नमेंट। विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवहन सुविधाओं, सड़क पर यातायात के संकेतों या निर्मित वातावरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी रोजगार के मामलों में विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी सबको समानता का अधिकार दिया गया, तो विकलांगजनों के साथ भी समानता का बिहेवियर किया जाए। सरकार विकलांग व्यक्तियों या गंभीर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की संस्थाओं की मान्यता निर्धारित करेगी। मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों के मामलों की जांच करेंगे और सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करेंगे। गैर सरकारी संगठनों की सहायता करेंगे। विकलांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाएंगे और विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना भी चलाएंगे। छलपूर्ण तरीके से विकलांग व्यक्तियों के लाभ लेने वाले या लेने का प्रयास करने वाले 2 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। यानी कोई व्यक्ति पैसे अर्जन करने या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकलांग बन जाता है तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है जो वास्तविक रूप से विकलांग है उन व्यक्तियों का जो अधिकारों का छीनते हैं उनको 2 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अब बात करते हैं एंटी एक्ट। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार जो विकलांगता के ग्रस्त व्यक्तियों के कौन कौन से अधिकार दिए गए, इसके अंतर्गत 3 विकलांगताएँ शामिल की गई है। एक तो है ऑटिज़म, एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी और एक है सेरेब्रल पाल्सी। ये 3 विकलांगताएँ इसके अंतर्गत शामिल की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क से पक्षाघात और मानसिक मंद
ये 3 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर शामिल की गई है। और बहुविकलांगता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करेंगे। यानी राष्ट्रीय न्यास यानी एनटी कहाँ है, तो एनटी जो एक्ट बनाया गया था उसकी जो स्थापना की गई नई दिल्ली में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को ये सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम की धारा 10 में वर्णित उद्देश्य पूरे हो। जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार दिए गए हैं वो धारा 10 के अंतर्गत वो पूरे करने का काम करेगा एंटी अधिनियम। राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लेखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंधन करे और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। जो एंटी एक्ट का मुख्य कार्य क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए जन्म से जीवन पर्यंत तक उनकी सारी सुविधाएं मुहैया करवाना है। जिनके पेरेंट्स नहीं या पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि बच्चों का भविष्य से क्या होगा, तो उन सारी जिम्मेदारी एंटी एक्ट पर छोड़ी गई है। वो एंटी एक्ट पूरे जो इस प्रकार की जो संस्थाएं कार्य करी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर समिति द्वारा नियुक्त संरक्षक की देखभाल में रखे जाने का अधिकार है। नियुक्त किए गए ऐसे संरक्षकों को उस व्यक्ति और विकलांग प्रतिपालियों की सम्मति के लिए जिम्मेवार और उत्तरदायी होंगे। अब बात करते हैं, यदि विकलांग व्यक्ति का संरक्षक उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है या उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो विकलांग व्यक्तियों को उनके संरक्षक को हटा देने का भी अधिकार दिया गया। यानी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो नहीं चाहता कि मेरा संरक्षक बने, तो वो उसको हटा सकता है। जहाँ न्यासी बोर्ड कार्य नहीं करता हो, इसने सौंपे गए कार्यों के कार्य निष्पादन में लगातार चूक की है, वह विकलांग व्यक्तियों हेतु पंजीकृत संगठन न्यासी बोर्ड को हटाने उसका पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार को शिकायत कर सकता है। इस अधिनियम के उपबंध में राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनिटरिंग, वित्त, लेखा परीक्षा के मामले में अधिकारी होंगे। अब बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। 1992 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार परिषद द्वारा रखे जा रहे रजिस्ट्रों में जिन प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ व्यावसायिकों के नाम दर्ज हैं जिनके द्वारा विकलांगजनों को लाभ पहुंचाना है, यानी जितने भी स्पेशल एजुकेटर थेरेपिस्ट है या जो भी व्यक्ति कार्य करें वोकेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, जितने भी विशेष शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन सभी का नाम आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो उनका लेखा जोखा आरसीआई रखता है ताकि वो विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान कर सके या उनको लाभ पहुंचा सके। शिक्षा के उन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की गारंटी जो भारत में विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा पुनर्वास अनिवार्यता का मान्यता के लिए अपेक्षित है। जो आरसीआई है वो क्या करता है, इस प्रकार जो संस्थाएं कार्यरत है उनकी जो नियम निर्धारित करता है कि आपको इन मानकों पर खरा उतरना है और इन मानकों को पूरा करना है, तो इसके लिए गारंटी प्रदान करता है और उनको मान्यता देने का कार्य भी आरसीआई करता है। केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन और अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी सांविधिक परिषद द्वारा पुनर्वास व्यावसायिकों के व्यवसाय के लिए विनिमय की गारंटी आरसीआई देता है। अब मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के विकलांगजनों के कौन कौन से अधिकार उसके बारे में बात करते हैं। मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1983 के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, वो इस प्रकार से हैं। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों बीमार व्यक्तियों के उपचार और देखभाल के लिए सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए जा रहे हैं मन चिकित्सीय अस्पताल या मन चिकित्सीय नर्सिंग होम या स्वास्थ्य लाभ सरकारी सार्वजनिक अस्पताल या नर्सिंग होम के अलावा में भर्ती होने, उपचार करवाने या देखभाल करवाने या क्या होगा, अधिकार होगा। मानसिक रूप से रुग्ण कैदी या नाबालिग को भी सरकारी मन चिकित्सक अस्पताल या मन चिकित्सक नर्सिंग होम्स में इलाज करवाने क्या होगा, अधिकार होगा। 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों, व्यवहार में परिवर्तन कर देने वाले, एल्कोहल या अन्य व्यसनों के आदि व्यक्तियों
और वे व्यक्ति जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है को सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए जा रहे अलग मंच के अस्पतालों या नर्सिंग होम में भर्ती होने, उपचार करवाने और देख रेख करवाने का अधिकार होगा। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को सरकार से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित, निर्देशित और समन्वित करवाने का अधिकार होगा। सरकार का दायित्व है कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय प्राधिकरणों और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से मनोचिकित्सा अस्पतालों और नर्सिंग होम स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए ऐसे विनियमों और लाइसेंसों की जारी करने का क्या होगा, अधिकार होगा। उपयुक्त उल्लिखित सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के इलाज अंतर्रोगी या बाह्य रोगी के रूप में हो सकता है। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति ऐसे अस्पतालों या नर्सिंग होमों में अपने आप भर्ती होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं और नाबालिग अपने संरक्षकों के द्वारा भर्ती होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा भी रुग्ण व्यक्तियों की ओर से भर्ती होने का अनुरोध किया जा सकता है। भर्ती आदेशों की मंजूरी के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट को भी आवेदन किया जा सकता है। पुलिस का दायित्व क्या है कि पुलिस का दायित्व है कि भटके हुए या उपेक्षित मानसिक रुग्ण व्यक्तियों को सुरक्षात्मक हिफाजत में ले, उनकी संबंधित को सूचित करे और ऐसे व्यक्ति के भर्ती आदेशों को जारी करवाने हेतु उन्हें स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करे। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की इलाज होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने का अधिकार है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें छुट्टी का अधिकार है। जहाँ कहीं मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति भूमि सहित अपनी अन्य संपत्तियों की स्वयं देख रेख नहीं कर सकते, वहाँ जिला न्यायालय आवेदन करने पर ऐसी संपत्ति के प्रबंधन की रक्षा और सुरक्षा ऐसे मानसिक रुग्ण से रुग्ण व्यक्तियों के संरक्षकों की नियुक्ति करने के द्वारा या ऐसी संपत्ति के प्रबंधकों की नियुक्ति द्वारा प्रतिपाल्य न्यायालय को सौंप करनी पड़ती है। सरकारी मनोचिकित्सीय अस्पताल या नर्सिंग होम में अंतर्रोगी के रूप में भर्ती हुए मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के उपचार का खर्चा जब तक कि मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की ओर से या उसके संबंधी या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे खर्चे का वहन करने की सहमति न दी गई हो, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उक्त खर्चे का वहन किया जाएगा। और इस तरह के अनुरक्षण के लिए प्रावधान जिला न्यायालय के आदेश द्वारा दिए गए इस तरह का खर्च मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की संपत्ति से भी लिया जा सकता है। इलाज करवा रहे मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का असम्मान, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, क्रूरता नहीं की जाएगी और न ही मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों का प्रयोग उसके रोग निदान या उपचार को छोड़कर अनुसंधान के उद्देश्य से या उनकी सहमति से नहीं किया जाएगा। सरकार से वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य भत्तों के हकदार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों जैसे कि सरकारी कर्मचारी जो अपने कार्यकाल के दौरान मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हैं को ऐसे भत्तों की अदायगी से मना नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट से इस आशय का तथ्य प्रमाणित होने के बाद मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के देखरेख करने वाला व्यक्ति या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आश्रित ऐसी राशि को प्राप्त कर सकता है। जो भी इस प्रकार के व्यक्तियों की देखरेख कर रहा है, उनको संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो वो व्यक्ति इस राशि को प्राप्त कर सकता है और विकलांग व्यक्तियों की देखरेख के लिए खर्च कर सकता है। यदि मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति कोई वकील नहीं कर सकता या कार्यवाही के संबंध में उसकी परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा हो तो अधिनियम के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के आदेश द्वारा वकील की सेवाएं लेने का भी हक है। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है और शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।